गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग विकास के 6 विशेषताओं को लिख चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं विकास की 6 विशेषताओं को लिखने के बाद हमारा आगे का है प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम लोग उसी तरह से इसका अंतर लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अंतर का आधार, दूसरा हो जाएगा प्रशिक्षण और तीसरा हो जाएगा विकास। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। प्रशिक्षण एवं विकास में क्या अंतर है? देखिए, प्रशिक्षण और विकास बहुत अधिक मिलता जुलता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग देते हैं तो भी वो किसी कार्य को करने में अपनी कुशलता दिखाता है, ठीक है। और विकास में भी वही सब चीज़ें आती है जो प्रशिक्षण में आता है। लेकिन अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस देखना है कि प्रशिक्षण और विकास में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंतर का आधार में आपको लिखना है अर्थ। अर्थ लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रशिक्षण। सबसे पहले ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का आश्रय एक ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा किसी कार्य विशेष को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान, योग्यता, चतुरता एवं कुशलता में वृद्धि की जाती है, ठीक है। प्रशिक्षण का आश्रय ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा किसी कार्य विशेष को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान, योग्यता, चतुरता एवं कुशलता में वृद्धि की जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या क्रिया है? विकास एक नियोजित एवं संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के प्रबंध के विभिन्न स्तर पर कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है। देखिए, दोनों लिख लिए हैं। अब हम इसके बीच का डिफरेंसेस आपको बता देते हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी कार्य विशेष को करने के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है। मतलब आप जिस पोस्ट में हैं उसी पोस्ट को करने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। पर विकास में आपको पूरे प्रबंध के विकास के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं, सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रबंध के लिए, प्रबंध के विकास के लिए, ठीक है। इस तरह से दोनों का डिफरेंसेस हो गया। दूसरा देखते हैं उद्देश्य। अर्थ का जहां पे अंतर का आधार है वहां पे आप दूसरा नंबर लिखेंगे उद्देश्य। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए योग्य बनाना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए योग्य बनाना है और विकास का उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है, ठीक है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए योग्य बनाया जाता है और विकास के उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग संबंध। प्रशिक्षण का संबंध मुख्यतः वर्तमान से होता है और विकास का संबंध मुख्यतः भविष्य और वर्तमान दोनों से होता है, ठीक है। क्योंकि वो आज के लिए भी आपको प्रशिक्षित करता है और भविष्य के लिए भी प्रशिक्षित करता है। तो हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप और संबंध है प्रशिक्षण का, वो वर्तमान से होता है और जो विकास का संबंध है वो वर्तमान एवं भविष्य दोनों से होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसका क्षेत्र। प्रशिक्षण विकास प्रक्रिया का एक भाग है, अतएव इसका क्षेत्र संकुचित है, ठीक है। प्रशिक्षण विकास का ही एक छोटा सा क्षेत्र है और विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि प्रशिक्षण इसका भाग है, ठीक है ना। मतलब प्रशिक्षण को आप अलग से नहीं देख सकते। प्रशिक्षण और विकास एक ही चीज के दो पहलू हैं, ठीक है। प्रशिक्षण विकास के ही अंदर से आता है और विकास का ही एक छोटा सा भाग प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अवधि। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है तथा असमाप्त होने वाली क्रिया है, ठीक है ना। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और असमाप्त होने वाली क्रिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज्ञान का स्तर। प्रदान किए गए ज्ञान का स्तर गहन होता है।
प्रदान किए गए ज्ञान का स्तर ग्रहण होता है और इसमें ग्रहण ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, विकास में ग्रहण ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, केवल विकास को सुविधाजनक बनाया जाता है। देखिए, प्रशिक्षण में क्या किया जाता है, आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं उस पोस्ट के लिए आपको डीपली नॉलेज दी जाती है ताकि आप उस पोस्ट को सही से कर सके। पर विकास में ऐसा नहीं है, आपके पोस्ट से विकास को कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब हो गया कि आपको पूरे प्रबंध के लिए, पूरी कंपनी का विकास करने के लिए आपको प्रशिक्षित किया जाता है। तो उसमें आप अपने एक पद विशेष के लिए कोई गहराई नहीं होती, जबकि प्रशिक्षण में पद विशेष के लिए गहराई होती है। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारी चयन प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या क्या है? कर्मचारी के चयन प्रक्रिया की विभिन्न चरण क्या क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? कर्मचारी प्रबंध प्रणाली कर्मचारी के चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या क्या हैं? आप जल्दी से लिख ले इसको। कर्मचारी चयन प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। सबसे पहला होता है आवेदन पत्रों की जांच। सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच होती है। दूसरा होता है प्राथमिक साक्षात्कार, मतलब कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है। उसके बाद रिक्त आवेदन पत्र भरा जाता है, फिलिंग इन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जब ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसमें कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आवेदक का नाम व पता, आवेदक के पिता का नाम, उसका पूरा पता, जन्म तिथि व स्थान, शारीरिक संरचना, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, वेतन, प्रयोष्ठी प्रवृत्तियां और संदर्भ। ये जो मेन है ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आवेदन पत्रों की जांच हो गई, फिर उनकी प्राथमिक परीक्षा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो भी रिक्त पद है या जो भी रिक्त आवेदन है उनको भरा जाता है। अब जो रिक्त आवेदन भरा जाता है उसके अंतर्गत ये सब पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो आवेदक का नाम हो गया, आवेदक का पता, उसके बाद आवेदक के पिता का नाम और उनका पूरा पता, उनका जन्म तिथि व स्थान, उनकी जाति, उनकी धार्मिकता, उनकी नागरिकता, ये सब पूछी जाती है। उसके बाद शारीरिक संरचना, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, वेतन और प्रयोष्ठी प्रवृत्तियां। ठीक है, ये सब उसके अंदर डालने के बाद फिर उसके बाद 4th नंबर में आता है रोजगार परीक्षाएं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, रोजगार परीक्षाएं होती है। रोजगार परीक्षाएं भी कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें दक्षता परीक्षाएं मतलब प्रोफेशनली टेस्ट होती हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें डिस्ट्रक्टरी टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं या जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम्स लिए जाते हैं। मतलब आप उस पोस्ट के लिए कितना जानते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और उसे आप किस तरह से संभाल सकते हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं ली जाती हैं, फिजियोलॉजिकली टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि आपकी अचानक से सोचने की क्षमता कितनी होती है, आप कितना अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, आपका पर्सनालिटी टेस्ट कैसा है। इस तरह से उसको जाना जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं लिखे उन्हें जाना जाता है। उसके बाद अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें भाषा का ज्ञान देखा जाता है और जनरल नॉलेज देखा जाता है।
ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर पे जो आता है वो है रोजगार विभाग द्वारा साक्षरता। अब इसके बाद लास्ट में आपको जो रोजगार विभाग है उसके द्वारा इंटरव्यू ली जाती है, फिर आपका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र का निगमन किया जाता है। जो चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें चुना जाता है उस जॉब के लिए, उसके लिए एक नियुक्ति पत्र फिर तैयार किया जाता है और उन्हें अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये नियुक्तिकरण चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग कल चैप्टर नंबर 7 पढ़ने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर का करवा देंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।